Hello everyone, I am Yashi Shekhawat and now today we will study the French Revolution, which is the first chapter of the history class 9. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे और क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया लोगों ने। अब इसके जो रीज़न है वो हमें फर्दर चैप्टर में पता चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो सुबह थी 14 जुलाई की पेरिस में, वो बड़ी ही अनहोनी मतलब अजीब थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो किंग है, एक र्यूमर स्प्रेड हो गया था। एक्चुअली एक अफवाह, र्यूमर मतलब अफवाह फैल गई थी कि जो किंग है वो अपने आर्मी को, अपने सोल्जर्स को भेज रहा है पेरिस में सिटीजन्स को मारने के लिए, उन पर फायर ओपन करने के लिए। ये चीज़ सुन के काफ़ी सारे मैन और वुमेन गैदर हुए, एक जगह पे इकट्ठा हुए और उन्होंने कहाँ इकट्ठा हुए? टाउन हॉल के आगे, फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, विच आई एम जस्ट हाईलाइटिंग राइट, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल मिलिशिया। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग भी, मिलिशिया मतलब आर्मी ही होता है, उन्होंने सोचा कि हम भी एकजुट होकर काम करेंगे, एक आर्मी फॉर्म करके हम लोग काम करेंगे। दे ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। और उन लोगों ने काफ़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है उजाड़ दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी, तोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें आर्म्स को सर्च करना था। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। तो काफ़ी लोग, सेवरल हंड्रेड पीपल जो थे, उन्होंने मार्च किया बेस्टिली फोर्ट के टुवर्ड्स, बेस्टिली फोर्ट के सामने, मतलब उसकी तरफ। और उन्होंने उधर क्यों गए वो लोग? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उधर जो उन लोगों को काफ़ी सारे हथियार मिलेंगे। होर्डेड अम्यूनेशन मतलब, होर्डेड मतलब तो इकट्ठा, और अम्यूनेशन मतलब हथियार काफ़ी सारे, राइट। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। और जब वो उधर गए थे तो क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बेस्टाइल जो फोर्ट का कमांडर था उसे किल कर दिया था, मार दिया था, और प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया गया था। जो कैदी थे उन लोगों को उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। 7 ही थे, 7 ही थे, उन्होंने रिलीज़ कर दिया। बेस्टिली फोर्ट जो था वो बहुत गंदा लगता था लोगों को। क्यों? क्योंकि वो एक सिंबल था क्रूअल पावर, किंग की जो क्रूअल पावर थी, डिस्पोटिक पावर थी, उसका एक सिंबल था वो। क्योंकि वो मिसयूज़ करता था, वो एक तरीके से क्रूअल पावर्स हो गई। फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, उन्होंने पूरा फोर्ट तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया, सेम मीनिंग है। और उन्होंने उसके जो स्टोन्स थे, फ्रेगमेंट्स थे छोटे छोटे, उससे उन्होंने मार्केट में बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि भाई एक फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, तो उसके जो पत्थर थे वो मार्केट में बेच दिए गए। द डेज दैट फॉलोड, अब जब उन दिनों में क्या हुआ कि रायट स्टार्ट हो गई पेरिस और पूरे कंट्री साइड में हो गई थी कि मतलब किंग गलत कर रहा है। रायट्स मतलब फाइट, ठीक है, रायट्स मतलब लड़ाइयाँ, फाइट। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और ब्रेड की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इस चीज़ के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और काफ़ी सालों बाद, मच लेटर, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जब देखा ये चीज़ें, तो उन्होंने बोला कि ये तो एक भाई बिगिनिंग था, चेन ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं उसके बाद। तो एक ये बिगिनिंग था जब लोगों ने डिस्ट्रॉय किया बेस्टिल फोर्ट थोड़ा, और ये सारी चीज़ें जब हुई, एक बिगिनिंग थी। इसके बाद तो काफ़ी सारे इवेंट्स होने, क्योंकि उन्हें जो किंग की जो पावर है उसको एग्जीक्यूट करना था, ख़त्म करना था। मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट मतलब कि उन्होंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ था कि लुइस 16 को किंग बना दिया गया था। ही बिलोंग टू द बर्बन फैमिली। और उससे जब किंग बनाया गया था तो उसके पास कोई, जब वो बना था वो एम्प्टी ट्रेजरी थी, उसके पास कुछ नहीं था। और उसकी शादी हुई थी 20 years ओल्ड गर्ल से, जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मैरी एंटोनी। उसके बाद जब इतना, इसलिए उसके पास एम्प्टी ट्रेजरी थी, उसके हम रीजंस डिस्कस करेंगे। इतना सारा वॉर हुआ था तो फिर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सारे ड्रेन्ड आउट हो गए थे। ड्रेन्ड आउट मतलब सारे फिनिश हो गए थे। Added to this war was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। मतलब जब पहले तो इतना बिल्कुल भी पैसा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि सारा जो था पैसा वो ड्रेन्ड आउट हो चुका था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारे ड्रेन्ड आउट हो चुके थे। क्यों वॉर हुआ था, वो इसके साथ वॉर हुआ था, वो भी हम इधर डिस्कस करेंगे। इसलिए हुआ था क्योंकि जो फ्रांस है वो हेल्प कर रहा था अमेरिकन कॉलोनीज़ की। इधर देखिए, इधर है अमेरिकन कॉलोनीज़ की, वो हेल्प कर रहा था, क्योंकि इनकी फ्रांस की और अमेरिकन कॉलोनीज़ का जो एनिमी था, कॉमन एनिमी, वो ब्रिटेन था। तो जो फ्रांस है वो अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस गेन करने में ब्रिटेन से
हेल्प कर रहा था। तो उस वॉर में उसका जो सारा फाइनेंशियल रिसोर्स था वो सारा ड्रेन्ड आउट हो चुका था। अब उसको टैक्स बढ़ाने पड़े, उसके भी काफ़ी सारे रीजंस थे। फर्स्ट रीज़न ये था कि उसे पहली बात तो उसे इतना अच्छा उसका पैलेस है, इमेंस पैलेस, मतलब बहुत बड़ा पैलेस है वर्सलीज़ में, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, उसमें भी काफ़ी सारा कॉस्ट स्पेंड करना होता है, उसको आर्मी के लिए उसे चाहिए होता है। और उस टाइम पे जब उसने वॉर डिक्लेयर किया था, मतलब वॉर उसने जब वॉर के टाइम पे उसने 1 बिलियन लिवर्स को जो है स्पेंड किया था, उसने लिया था लोगों से। अब 10% जो इंटरेस्ट था उस पर लग के 1 बिलियन लिवर्स पे, लिवर्स मतलब जो करेंसी है फ्रांस की, तो जो 1 बिलियन उन लोगों का कर्जा हो गया था, तो 10% उस पर ब्याज और लगा, इंटरेस्ट और लगा, तो वो 2 बिलियन लिवर्स तक पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। अब उससे सब लोग पूछ रहे थे, सब लोग मांगना चाह रहे थे, बट उसको इसलिए उसने टैक्सेस बढ़ाया था क्योंकि वो किसी को दे नहीं पा रहा था। उसके बाद आर्मी का हमने डिस्कस किया, उसके बाद इमेंस पैलेस को उसको जो था मेंटेन करना होता था, और एक हम लोग उसका जो था ब्याज भी बढ़ गया था, तो उसको भी टैक्स बढ़ाने पड़े। ये 3 तो मेजर रीजंस थे ये। उसके बाद आता है कि जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो किस हिसाब से डिवाइडेड थी, किस रीजन, मतलब कैसे वो डिवाइड की गई थी। उसमें 3 स्टेट्स थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी मतलब जो चर्च ऑफिशियल्स होते थे। सेकेंड स्टेट नोबेलिटी। थर्ड स्टेट जो कॉमन पीपल थे फ्रांस सोसाइटी के, वो ज़्यादा थे नंबर में, तो इसमें सारे आएंगे, जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, स्मॉल पीजेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए। तो इन लोगों को इधर इस बहुत डिफरेंट टाइप का इधर जो था वो सिस्टम था। थर्ड स्टेट को सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को देना पड़ता था, जो टैक्स था वो उसे कहते हैं टेथ। तो वो जो टैक्स था जो थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को देती थी, तो उसे बोलते हैं टेथ। और इसमें बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स पे करने का, क्योंकि हम देख सकते हैं थर्ड स्टेट ही है जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को दे रही है, जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट रिच हैं, फॉस्फरस हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी थर्ड स्टेट को देना पड़ता है। ये एक सिस्टम है, इसे बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। एक और मैं टैक्स बताऊँगी, वो है टेल। टेल जो है वो भी थर्ड स्टेट को पे करना होता है, बट किसको? डायरेक्टली स्टेट को देना पड़ता है, वो उसे बोलते हैं हम टेल। अब आता है तो जो था सोसाइटी में था क्या सिस्टम था कि जो पीजेंट्स थे वो 90% पीजेंट ही थे। इसका पॉपुलेशन था 90% ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वॉज पीजेंट्स। जो स्मॉल नंबर बहुत कम लोग थे जिनका खुद का लैंड था, अदरवाइज काफ़ी लोग थे एज अ लेबर काम करते थे लैंड ओनर्स के लैंड पे, या फिर नोबल्स और क्लर्जीज के लैंड पे। 60% जो लैंड था वो नोबल्स और क्लर्जीज वगैरह के पास ही था। The members of the first 2 states, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges. अभी कौन से privileges थे? बर्थ से इन लोगों को कुछ privileges मिलते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, कि उन्हें बर्थ से ही ये राइट्स दिया गया है कि जो उन्हें जस्ट एंजॉय करना है, उन्हें जो थर्ड स्टेट है वो ही टैक्स पे करेगा, और उन लोगों को सिर्फ लेना है, उन्हें ना स्टेट को टैक्स देना है और ना किसी सोसाइटी में किसी अपर कास्ट लोगों को देना है, सिर्फ वो लोग ही ले सकते हैं थर्ड स्टेट से। These included feudal dues which they extracted from the peasants। और क्या privileges थे? feudal dues मतलब जो टेथ था जो वो लोग लेते थे पीजेंट्स से, मतलब कॉमन लोग जो थे, थर्ड स्टेट हम बोल सकते हैं उसे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टेथ्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, जो टेथ्स है वो डायरेक्ट चर्चेस देते हैं, चर्चेस को मिलता है, और जो पीजेंट्स हैं वो उसमें आते हैं। टेथ्स जो होता है वो थर्ड स्टेट देता है, मतलब पीजेंट्स वगैरह कॉमन लोग देते हैं। अब टेल होता है वो जो है डायरेक्टली टैक्स दिया जाता है स्टेट को, जो भी थर्ड स्टेट ही देती है उसे ही देना पड़ता है, जबकि वो लोग कॉमन पीपल हैं, उनके पास ज़्यादा, वो लोग रिच नहीं है, पुअर हैं, बट दे हैड टू गिव। These include a direct tax called tail, which we have discussed. Number of indirect taxes which were on article of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of finance activities of the state through tax was borne by the third state alone. तो जो सारी स्टेट की एक्टिविटीज़ चलती थी वो सारा टैक्स जो पे करता था वो थर्ड स्टेट ही पे करता था, क्योंकि जो कॉमन पीपल थे वो लोग ज़्यादा थे, तो टैक्स भी ज़्यादा आता था इन लोगों के पास। The struggle to survive, it's quite easy and interesting topic। इसमें है कि जब फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से
28 मिलियन हो गई थी। तो इतना ज़्यादा जो पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज़ हुआ था, इतना भयंकर इंक्रीज़ हो गया था 23 मिलियन से 28 मिलियन तक। तो फिर जो ग्रेन्स था, प्रोडक्शन, जो ग्रेन का प्रोडक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी, सबको ये नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती थी, जो ब्रेड वगैरह है, और इन सब की प्राइस बढ़ा दी गई थी, क्योंकि जो ग्रेन्स थे वो ज़्यादा नहीं हो रहे थे। प्रोडक्शन जो था ग्रेन का वो उतना ही था जितना पहले था, तो प्रोडक्शन का ग्रेन तो उतना ही हो रहा था, और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो जो लोग हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग जो नेसेसरी चीज़ें होती है लाइफ के लिए जो चाहिए होती है, वो लोग भी वो चीज़ें भी उन्हें नहीं मिलती थी। जैसे जो डेली वेजेस पे जो डिपेंड होता है लेबर्स, वो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब जैसे बड़े सोसाइटी के लोग होते हैं, जैसे क्लर्जीज़, नोबैलिटी के जो लोग हैं, वो सब ये चीज़ें ले सकते थे, उनकी कितना भी प्राइस हाई कर दो वो लोग ले लेते थे। बट जो कॉमन लोग थे वो नहीं ले पाते थे। इधर भी वही बात है, जैसे उन लोगों को इतना टैक्स भरना पड़ता था, इतनी सारी उनकी इतनी इनकम नहीं होती थी कि वो टैक्स वगैरह सब पे करके और इतना महंगा खाना हो तो वो ले सके। तो इस वजह से वो लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इससे क्या होता था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लाइवलीहुड की भी चीज़ें नहीं मिल पाती, बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पाती है, जैसे कि शेल्टर हो गया, अपना फूड हो जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है